तो साथियों जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो पार्ट 2 है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो हिंदी का चैप्टर है, जिसका नाम है क्या, 20 के दांत। तो ये पार्ट 2 है और ये क्लास 10 की क्या है, सेकेंड चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक का परिचय। ठीक है, किसी भी बोर्ड परीक्षा में या लिटरेचर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप 1 जो होता है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, लेखक का परिचय सीखते हैं, मतलब लेखक की जीवनी से संबंधित प्रश्न आते हैं। दूसरा जो चीज आपको समझना है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है आपका समरी, पाठ का समरी। तो आपको पाठ का समरी जानना होता है कि पाठ की कहानी क्या है, उसका सारांश क्या है। इसके बाद आपको जानना होता है लेसन जो 3 है, थर्ड टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और चौथा जो है वो है आपका प्रश्नोत्तर। तो इन 4 चीजों पे हमें कमांड करना है। तो आइए समझते हैं पहले लेखक का परिचय। इस पाठ के लेखक कौन है साथियों, तो नलिन बिलोचन शर्मा है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था साथियों, तो ये सन याद रखिएगा, 18 फरवरी, ठीक है, 1916, ये सन याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, जन्म से ये भोजपुरी भाषी थे, मतलब भोजपुरी भाषा को बोलते थे। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा, जो 20 के दांत पाठ के क्या है, रचयिता है। हम आपको ये भी बताएंगे 20 के दांत का अर्थ क्या होता है, इस पाठ का जो शीर्षक है 20 के दांत को क्यों रखा गया। आपको बता दें कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहो उपाध्याय रामअवतार शर्मा की ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र थे। कौन बड़े पुत्र थे, नलिन बिलोचन शर्मा। माता का नाम क्या था साथियों, रत्नावली शर्मा। माता का नाम क्या था, रत्नावली शर्मा था। और इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता का अहम भूमिका था। और आपको बता दें कि पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका रही। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो आज इतने विख्यात हैं, इतने अच्छे लेखक हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनके पिता को भी क्रेडिट जाता है। आपको बता दें कि उनकी स्कूल की जब पढ़ाई उनकी स्कूल की पढ़ाई जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए की पढ़ाई किया। आपको बता दें कि शिक्षा के बिना हर प्रयास अधूरा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, शिक्षा से जो भी व्यक्ति वंचित रहा है, वह व्यक्ति सफलता के बड़े ऊंचाइयों तक नहीं गया। इसलिए शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, और इन्होंने भी एमए की पढ़ाई जो है पटना विश्वविद्यालय से किया। आपको बता दें कि हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, पढ़ाने का पठन पाठन का काम किया। और सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, और मृत्यु पर कब मृत्यु हुई, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इसी पद पे बने रहे और उनका डेथ हो गया। आपको बता दें कि हिंदी की कविता के प्रपदवाद और प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक माने जाते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है साथियों कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है कि दृष्टिकोण जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की अगर रचनाओं के बारे में बात करें, तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन हो गया, मानदंड हो गया, हिंदी उपन्यास हो गया, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये रचनाएं हैं, किसके हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के, जो 20 के दांत पाठ के क्या हैं, लेखक हैं। आपको बता दें साथियों कि बहुत सारी इन्होंने रचना की। इस पाठ में अगर हम बात करें कि पाठ का जो सारांश है, ठीक है, पाठ का जो सारांश है, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। और समरी इन हिंदी, समरी को हिंदी में सारांश कहते हैं। और 20 के दांत जो कि ये पार्ट 2 है क्लास 10 का, इसी पार्ट का हम लोग सारांश जानेंगे। सबसे पहले 20 के दांत मतलब अहंकार के दांत। इस पाठ में होता क्या है साथियों, एक सेन साहब होते हैं जो मध्य वर्ग से संबंध रखते हैं, और एक गिरधर लाल होता है जो निम्न वर्ग मध्य वर्ग से संबंध रखता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे आज के समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिंग भेद करते हैं। लिंग भेद क्या होता है, बेटा बेटी में फर्क। यानी बेटा कोई गलत काम भी करता है तो उसको बढ़ावा दिया जाता है, और बेटी सही काम भी करती है तो उसको टॉर्चर किया जाता है। तो इसी प्रकार की कहानी है, काफी रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है, काफी प्रेरणात्मक कहानी है, और इसीलिए आपके सिलेबस में इस चीज को दिया गया, और बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अंत तक आप बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, और इससे बहुत सारे लाइफ में आपको सीख भी मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी परिवार अच्छे से चले, और किसी प्रकार की जो है लिंग से संबंधित मतलब भेदभाव, लड़का लड़की बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तो कहानी को जरा अच्छे से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको बता दें 20 के दांत सबसे पहले है क्या साथियों, तो ये कहानी है, ये प्रश्न यहाँ से पूछता है कि 20 के दांत जो है क्या है। तो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि आपका क्या था, निबंध था। यहाँ पे जो 20 के दांत हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं साथियों, ये आपका क्या है, कहानी है। और इसके बाद का जो चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें, वह आपका भाषण है, जिसको मैक्स मुलर ने दिया है। तो तमाम चीजों को यहाँ पे हिंदी का एक एक चीज, चाहे व्याकरण की बात हो, चाहे आपका साहित्य मतलब लिटरेचर हो, बुक हो, सारी चीजों को बहुत स्पष्ट ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी जो है इसका नोट्स अच्छे से बनाइए और एग्जाम में टॉप कीजिए, बेस्ट कीजिए। इसी इंटेंशन के साथ मैं सारी वीडियोस को अपलोड करता हूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाए और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे कि लेखक श्री नलिन बिलोचन शर्मा जो, उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार, अब जो धनवान लोग होते हैं ना साथियों, उनके अंदर अक्सर घमंड आ जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। जबकि दो चीजें इंसान के पास हो तो उसमें नम्रता होनी चाहिए। जब आपके पास धन हो और ज्ञान हो तो जितनी ही आपकी आप में नम्रता होगी, विनम्रता होगी, उतना ही लोग आपका सम्मान करेंगे। और धन को लेकर के आप अहंकार करने लगेंगे, ज्ञान को लेकर के अहंकार करने लगेंगे, तो धन या ज्ञान आप जब इस चीज को क्या करेंगे तो कंपेरिजन करेंगे ना, तो आपका धन और आपका ज्ञान डेसिमल में पाया जाएगा। इसलिए कभी नहीं भूलना चाहिए कि बाप का भी बाप होता है, गुरु का भी गुरु होता है। इसलिए इन चीजों पे कभी अहंकार नहीं होने चाहिए। लेकिन धनवान परिवार के जो सेन साहब है, उनको अपने कार पे नाज है, काली रंग की कार है, चमचमाती हुई कार है। और जो सेन साहब की पत्नी है, सेन साहब की जो मेम साहब है, ठीक है, उनको इसमें बड़ा ही सख्त दिखाया गया है। किसको, तो सेन साहब की जो पत्नी है उनको कड़े अनुशासन वाला दिखाया गया, कड़े अनुशासन का पालन करती हैं, मतलब नौकर और सफाई कर्मी के साथ बहुत सख्त पेश आती हैं। तो ये चीज आप देखेंगे कि जो धनवान परिवार होता है, सेन साहब की जो परिवार होती है, इस परिवार पे एक गरीब परिवार क्या होता है, आश्रित होता है। और इस परिवार पे आश्रित कौन होता है साथियों, तो गिरधर लाल जो होता है, इस कहानी का जो पात्र है गिरधर लाल, इस परिवार पे क्या होता है, आश्रित होता है, क्योंकि फैक्ट्री में वो किरानी का काम करता है। उनके परिवार में 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियों की बात जो है, नाउमीद बुढ़ापे की सहारा के रूप में एक लड़का का क्या होता है, जन्म होता है। 5 लड़कियां जिसका नाम है सीमा, रजनी, आरती, आलो और शेफाली, ये 5 लड़कियां हैं किसकी, सेन साहब की। और सेन साहब की जो लड़कियां हैं ना, वो बहुत ही अनुशासित हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों पे अनुशासन की जो छड़ी है वो बहुत कड़ी है, जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हैं। और उसी परिवार में लड़का जो सबसे छोटा है और सबसे बदमाश है, सबसे शरारती है, सबसे शरारती है, तो कौन शरारती है साथियों, तो शरारती है खोखा। खोखा जिसका नाम कासू होता है, और वह नियम का, अनुशासन, घर के नियम का, व्यवस्था का कुछ कुछ के लिए भी फेल है, मतलब वो कुछ चीज नहीं मानता है। लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है, इतना लाड़ प्यार सेन परिवार उसको देता है, उस छोटे से बच्चे को, कि वह बात बात पे नौकरों पे, अपने बहनों पे भी हाथ चला देता है, गालियां दे देता है। मतलब काफी बदमाश किस्म का लड़का है। और अभी उम्र उसकी ज्यादा नहीं है, उम्र कितनी है, 5 साल की उम्र है, लेकिन शरारत एकदम कूट कूट कर भरा है। क्यों, तो माता पिता के चढ़ाने के कारण, उसको लाड़ प्यार करने के कारण और उसकी गलतियों को नहीं दर्शाने के कारण उसे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। इसलिए वह न तो किसी नौकर का आदर करता है, नौकर को भी गाली दे देता है, उससे भी हाथ चला देता है, और जो नौकर तो नौकर है, बहन आदि पर भी हाथ चला देता है। तो शरारत कूट कूट कर भरा हुआ है किसमें, कासू में। और कासू जो है उसको खोखा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि खोखा का नाम क्या होता है, लड़का होता है। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे, ड्राइंग रूम में बैठ करके, और सेन साहब अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। उसमें से एक मित्र साथी ने उनके साथ एक छोटा सा लड़का था, उनके जो मित्र साथी थे, एक छोटा सा लड़का था जो कासू बाबू के उम्र का ही था। बातचीत के क्रम में किसी ने लड़के के बारे में जानकारी चाहिए, थोड़ा सा बड़ाई कर दिया, तो बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे, और बोलते नहीं थक रहे थे कि आपको बता दें कि वह अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बदमाश, एकदम शरारती और बदमाश लड़का, जो कभी विद्यालय नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, दिन भर गाड़ियों के साथ जो है छेड़खानी करता है, घर में जो टीवी है और भी जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, उनको बिगाड़ने का काम करता है, कभी विद्यालय नहीं जाता है। और सेन साहब उस लड़का को क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये कई बार सवाल जो है बार बार पूछा हुआ है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। और बोलते ही चले गए, और सेन साहब के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो चुका था। आपको बता दें अपने पुत्र खोखा के लिए, खोखा का दूसरा नाम क्या होता है साथियों, तो खोखा का दूसरा नाम होता है कासू। और खोखा का अर्थ क्या होता है, तो खोखा का अर्थ होता है लड़का। तो यह जो लड़का है जिसका नाम कासू होता है, यह किसका बेटा होता है, सेन साहब का बेटा होता है। और यह बेटा कब होता है, जब उन लोगों की बुढ़ापा अब शुरू होने वाली होती है, तो उस केस में नाउमीद बुढ़ापे का सहारा के रूप में इसका जन्म होता है, और लाड़ प्यार में
ये बिल्कुल बिगड़ जाता है। अब बात आपको बता दें कि कहानी में ट्विस्ट कब आता है, कहानी क्यों, कहानी में ऐसा क्या है कि ये कहानी आपको इंस्पिरेशन लगेगी। तो आपको बता दें कि यहाँ से और इंटरवल होता है, यहाँ से इंटरवल का मतलब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। उनके अहाते में गिरधर लाल रहता था, मतलब कि गिरधर लाल फैक्ट्री में किरानी होता है जो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता है। उसका छोटा लड़का जिसका नाम मदन होता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला कि जो कासू है वो सेन साहब का लड़का है। कासू किसका लड़का है, तो सेन साहब का लड़का है, ठीक है। और जो मदन है, मदन है वो उनकी फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर लाल, गिरधर लाल कहिए या गिरधर जो है ना, उसका जो छोटा लड़का था उसका नाम क्या था, मदन था। आपको बता दें साथियों, जो खोखा की उम्र का ही था, यानी कि मदन की उम्र और खोखा की उम्र दोनों बराबर ही थी। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था। कौन गाड़ी को गंदा कर रहा था, तो मदन गाड़ी को गंदा कर रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाया और काफी डांटा। इसके इसमें पूरी बुक्स को आप पढ़िएगा तो और भी आपको चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन ये चूंकि समरी है तो चीजों को बहुत ही समराइज किया गया है, शॉर्ट किया गया है और टू दी पॉइंट जो चीजें हैं उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो कहानी होती क्या है कि जैसे मदन गुजर रहा था गाड़ी के पास से, तो जो ड्राइवर था वो मदन को बुला करके और धक्का दे दिया और कहा कि तुम गाड़ी को क्यों गंदा कर रहे थे। इससे मदन के घुटने पे क्या हो जाता है, खून आने लगता है, घुटने से खून आने लगता है। और इस प्रकार मदन भी स्वाभिमानी होता है, ठीक है, और वो गलती नहीं किया रहता है, लेकिन फिर भी जब ड्राइवर ऐसा मिसबिहेव करता है तो वो भी मानता नहीं है और ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो जाता है। सेन साहब जब आते हैं तो मदन की मां सहम जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी भी सेन साहब को, सेन साहब के कलेजे को ठंडक नहीं मिलता है। अब वो क्या करते हैं, गिरधर लाल को मतलब मदन के पिता को बुला करके हाय सुख डांटते हैं, खूब डांटते हैं और डांटने के बाद परिणामतः जो है गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा। यहाँ से गिरधर लाल जब डांट सुनते हैं सेन साहब की और जब जाते हैं घर पे तो जो मदन होता है उसको बुला करके खूब पीटते हैं, क्योंकि मालिक के ड्राइवर के साथ उलझना कोई आम बात नहीं है, लेकिन मालिक का ड्राइवर भी वैसा होना चाहिए कि कोई उसके साथ न उलझे। बेवजह आप किसी को परेशान करेंगे तो वो भी व्यक्ति आपको नहीं छोड़ने वाला है। रात में सोने के वक्त जो है, जो सेन साहब है, जब इधर मदन की धुलाई चल रही थी और मदन की रोने की आवाज आ रही थी, तो इसको सुनकर उनके कलेजे को काफी ठंडक मिल रही थी और सुन करके काफी ये खुश हो रहे थे। अब अगले दिन क्या होता है साथियों, कि अगले दिन जो है कासू बाबू क्या कर रहा होता है, लट्टू खेल रहा होता है। बगल के गली में लट्टू खेल रहा होता है, ठीक है। तो कासू बाबू खेलने के लिए कासू बाबू नहीं, मदन बाबू लट्टू खेल रहा होता है और कासू बाबू उसमें शामिल होने के लिए बगल के गली में पहुंच जाता है। अब कासू बाबू का तो ये एटीट्यूड है, ये तो उनकी टेंडेंसी बनी है कि नौकरों पे हाथ उठा देना, बहनों पे हाथ उठा देना, किसी को कुछ नहीं समझना, इनकी तो प्रवृत्ति है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन मदन जो है ना, अपने साथियों के साथ, अन्य लड़कों के साथ लट्टू को क्या कर रहा था, नचा रहा था। और यहाँ पे फिल्मी अंदाज में जो खोखा है, जो कासू है, वो मदन से रौब से लट्टू दो कहता है कि मुझे लट्टू दो, मैं भी खेलेगा। अब मदन को गुस्सा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेन साहब का बेटा है और सेन साहब के ड्राइवर के साथ इसका पंगा हुआ रहता है। वह गुस्सा मदन जो है कासू बाबू पे उतार देता है और कहता है जा 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 अपने बाप के कार पर खेल, मैं तुझे लट्टू नहीं दूंगा। अब इनकी तो प्रवृत्ति है कि किसी को पहचानते नहीं है, थप्पड़ उठा देते हैं। बस इतना कहने पर जो कासू बाबू होते हैं पहले गलती वही करते हैं, रौब में आकर के, और लट्टू नहीं मिलने पर मदन पर गुस्सा को चला देते हैं। अब मदन भी कहां मानने वाला है, बदले में जो मदन है वो भी गुस्सा चला देता है। बहुत मारा मारी होता है दोनों के बीच में। और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो मदन के जो मित्र हैं या कासू के जो मित्र हैं, वो इस द्वंद्व युद्ध का खूब मजा ले रहे होते हैं। तो कहा जाता है ना कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल वालों के पास क्या है, पैसा है। झोपड़ी वाले के पास पैसा नहीं है। महल वाले जहां भी जाएंगे उनके पीछे चार चार चापलूस लग जाएंगे, और झोपड़ी वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। महल वाले के पास पावर पोजीशन होता है, उनका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जबकि झोपड़ी वाले लोग डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो महल और झोपड़ी की लड़ाई में जीतता कौन है, महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि पैसों वालों का हमेशा से बोलबाला रहा है। आपको बता दें कि कासू बाबू के दो दो दांत टूट गए, और यानी 20 के दांत टूट गए, उनका अहंकार टूट गया, और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको बता दें इस कहानी के आगे क्या होता है कि जब मदन घर जाता है तो उसे लगता है कि अन्य दिन के अपेक्षा जो है आज उसकी पिटाई ज्यादा होने वाली है, क्योंकि उसने मालिक के बेटे का दांत तोड़ डाला है। तो वह पहले किचन में जाता है, खूब भरपेट खाता है, क्योंकि मन ही मन
वह सोचता है कि जब पिटाना ही है तो सबसे पहले पेट को भर लेते हैं। डबल दर्द को क्यों सहना है, पीठ का भी दर्द और पेट का भी दर्द क्यों सहना है, तो पहले जाता है किचन में, पूरा भरपेट खाता है, और जब किचन से बाहर निकलता है तो उसकी पैर जो होती है लोटे से लग जाती है, और ठन ठन की आवाज सुन करके उसके माता पिता बाहर जब निकलते हैं तो सहम जाता है कि अब ठिठक जाता है कि पिताजी आज हमें बहुत पीटने वाले हैं। लेकिन पिता देखता है कि जब सेन साहब ने उसे नौकरी से निकाल ही दिया तो अब उसका कर ही क्या सकते हैं, और कहीं ना कहीं मदन गलत नहीं था। कासू जो कि एक बदमाश लड़का था, जो जिसको अच्छी तरह से गिरधर लाल जानते थे, इसलिए गिरधर लाल ने आगे बढ़कर के मदन को अपने गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में देखने लगे। ऐसा प्यार मदन को बहुत समझ लीजिए कि अरसे से मिला था, और इसलिए मदन और गिरधर लाल दोनों हंसने लगे। और 20 का दांत, किसका 20 का दांत टूट गया साथियों, तो जो सेन साहब का बेटा जो गिरधर ये कासू था, उसका 20 का दांत क्या हो गया, टूट गया। अब आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। टाइप 1 में लेखक का परिचय हम लोग देखें, टाइप 2 में हम लोग समरी देख ले, और टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो साथियों इस कहानी का रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अब आपको बता दें कि इनका जन्म जो है पटना के बदरघाट में हुआ था, और ये भोजपुरी भाषी थे। आपको बता दें कि खोखा का दूसरा नाम क्या था साथियों, खोखा का दूसरा नाम था कासू, जो कि एक नंबर का बदमाश लड़का था, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष थी, लेकिन नौकर और बहनों पर अक्सर हाथ चला दिया करता था। इसीलिए मदन ने एक दिन जाके कूट दिया और उसका 20 का दांत क्या हो गया, टूट गया। मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। आप याद रखेंगे कि मदन अक्सर जो है पिता के हाथों पीटा जाता था, और उसके लिए पिटाई खाना आम बात थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग, मतलब एक तरफ जो है अमीर जादों को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ गरीब जादों को दर्शाया गया है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है, तो मध्य वर्ग जो है इसी के मानसिकता को उजागर करता है कि जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, मतलब जो थोड़ा सा संपन्न होते हैं, वो लोग अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, लिंग भेद करते हैं, यानी कि बेटा और बेटी में ठीक है फर्क रखते हैं। और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक विष के समान है, जहर के समान है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, सबके साथ एक प्रकार का अनुशासन घर में होना चाहिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है साथियों कि खोखा जो था वो बुढ़ापे की आंखों का क्या था, तारा था। आंखों का तारा, यह एक आपका क्या है साथियों, तो आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, प्यारा होना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। और समझ लीजिए कि जो सेन साहब थे ना, ये वे जो है खोखा को जन्म तब दिए थे जब ये लोग सारी उम्मीद को खो चुके थे कि अब उनको कोई संतान होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेन साहब को देख करके औरत जो है क्या हो गई, तो औरत सहम गई। अब ये कौन औरत थी, तो ये मदन की माँ थी, मदन की क्या थी, माँ थी। और यहाँ पे आपको बता दें सेन साहब जब बाहर निकले, ड्राइवर के साथ जब पंगा हो गया था किसका, मदन का, तो सेन साहब को देख करके मदन की माँ जो है क्या हो गई, सहम गई। यहाँ पे अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मदन का डॉट डॉट रुक गया, तो मदन का आत रुदन रुक गया। ठीक है, दूसरे लड़के जरा हट करके इस द्वंद्व युद्ध का क्या कर रहे थे, इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, मतलब कोई उसमें जाकर के छुड़ाने का काम नहीं कर रहा था। मदन के लिए डैश खाना मामूली बात थी, मार खाना क्या थी, मामूली बात थी। किसके लिए, मदन के लिए, उसको उठावना था साथियों। कहीं किसी से लड़ाइयां होती थी, जब कंप्लेन घर पे पहुंचता था तो वहां पे मदन के पिता जो है उसको खूब पीटते थे। गिरधर ने लपक करके मदन को क्या कर लिया, उठा लिया, हाथों से उठा लिया। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब मदन कोई गलतियां करके आता था, कोई कंप्लेन आती थी, तो पिताजी उसको बहुत मार मारते थे। लेकिन इस बार पिताजी ने लपक करके हाथ से उसे उठा लिया, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं मदन में नहीं थी। कासू ही बदमाश लड़का था, और बदमाशी में इतना अंधा हो गया था कि वह नौकर चाकर बहनों पे हाथ उठा देता था, और चूंकि उसकी आदत बन गई थी, इसलिए वह मदन पे भी गुस्सा चला दिया, और पहली गलती कासू की तरफ थी, इसलिए मदन को उसके पिता ने पीटा नहीं, बल्कि प्यार से हाथों से उठा लिया। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय का मतलब होता है संक्षिप्त छोटा प्रश्न है, एक एक दो दो लाइन का प्रश्न। इसका आंसर है सेन साहब को कितनी लड़कियां थी और उनके क्या नाम थे, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, 5। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियां थी किसकी, सेन साहब की। E to Z सारी चीजें आपको मिलेंगी साथियों, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है
और पढ़ाई में इंसान का मन नहीं लगता है। अच्छे कर्मों में आपको इसलिए मन नहीं लगता है क्योंकि उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है और काफी उसमें टाइम लगता है। पढ़ाई आप सोचिए ना, अगर आपको आज पढ़ करके आज ही नौकरी मिल जाती, आज ही नौकरी मिल जाती और आज ही आप पैसा कमाने लगते, ठीक है, तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आता। क्या आज ही आप पढ़ करके आज ही आपकी एग्जाम हो जाती है? नहीं। कोई भी बच्चा है, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है या 12th का बच्चा है या किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब उसका एक निर्धारित समय है कि 1 साल 2 साल बाद उसकी क्या होगी, एग्जाम होगी, तैयारी करेगा। जब वो पास करेगा तो पास करने के बाद जो मजा होती है ना, वो समझ लीजिए कि ये तमाम जो समय आप खर्च किए होते हैं, उसके बाद लोग आपको सर्च करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का जो परिणाम मिलता है वो बहुत धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है ना तो समझ लीजिए कि काफी खुशी और आनंद मिलती है। और कहीं ना कहीं जब आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, सही काम कर रहे होते हैं, जब आप परिवार की उम्मीद बनते हैं, तो आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलती है। परिवार में भी रिस्पेक्ट आपको मिलता है और बाहर में भी रिस्पेक्ट आपको मिलती है। और हर एक व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सम्मान के बिना कोई जीना नहीं चाहता है। और शिक्षा ही आपके सम्मान की सबसे बड़ी प्रतीक होती है। इसलिए पढ़ाई में चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, कान को बंद कर लेना है और आंख को बिल्कुल अपने कॉपी किताब पे क्या करना है, फोकस करना है। और अपना मैक्सिमम टाइम जो है ना बुक्स के साथ स्पेंड करना है। और बुक्स को पढ़ना है ना तो बोल बोल कर पढ़ना है। इससे आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसमें निखार आएगी, आपकी आपकी शब्दों में फ्लुएंसी आएगी और एक दिन आप सबके दिलों पे राज करेंगे। आप कहते हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि दुनिया में कुछ कर जाओ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। तो ढूंढिए, अपने आप में ढूंढिए और अपने आप से बात कीजिए। अपने जो है ना, जो भी बुक्स के बीच में रहिए, किताबों के बीच में रहिए, किताबों से प्रेम कीजिए, लगाव कीजिए, पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अपने आप को कामयाब बनाइए, पैसा कमाइए। फिर देखिए लोग आपके पीछे कैसे भगते हैं। मनी फॉलोज यू एंड पीपल देयर आफ्टर पीपल फॉलो यू। अगर पैसा आपके पीछे भागेगी ना तो लोग भी आपके पीछे भागेंगे। इसलिए पैसे कमाने का सबसे सुगम, सबसे सरल जो रास्ता है वो है शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन को आसान बनाना। अच्छा देखिए, आप पढ़ाई जब करते हैं तो कितनी आपको कंफर्ट जोन में रखा जाता है। आप पंखा के नीचे बैठे होते हैं, एक शांतिपूर्वक आपको टेबल चेयर प्रोवाइड रहता है, सारी चीजें कुर्सी मिली रहती है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जरा सोचिए कि जो लेबर काम करता है सड़कों पे, जो किसान काम करता है खेतों में, क्या उसके सामने पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सारी संसाधन उसको मिल पाता है? तो मेहनत खेतों में और सड़कों पे करना ज्यादा है या कहीं पे स्थिर बैठ करके अपने आप को कंसेंट्रेट करके किताबों के बीच में रहना ज्यादा मेहनत का काम है? आप सोच करके और मुझे कमेंट कीजिएगा कि पढ़ना ज्यादा मेहनत का काम है कि खेतों में या सड़क पे मजदूर का काम करना ज्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं साथियों, ये तो पहला प्रश्न आप समझ गए, दूसरा प्रश्न समझते हैं। चलिए, कह रहा है ना कि सेन साहब की लड़कियां कठपुतलियां किस प्रकार थी। लेखक ने सेन साहब की लड़कियों को कठपुतलियां क्यों कहा? तो भैया उनके लिए अलग परिवार में क्या है, अनुशासन है। अपने माता पिता यानी सेन दंपति के आदेश का वे अक्षरशः पालन करते हैं। मतलब कि जैसे जैसे माता पिता कहते हैं वैसा ही वे लोग पालन करते हैं। और आपको बता दें कि तथा वही कार्य करती हैं लोग जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो खूंखा होता है वह इसका क्या होता है, अपवाद होता है, क्योंकि वह आंखों का तारा है, दुलारा है, प्यारा है और इसलिए वह घर में सबसे ज्यादा बदमाश भी है। आपको बता दें कि खोखा सेन दंपति की नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा क्यों था? खोखा सेन दंपति के बुढ़ापे की संतान था। उसका जन्म ऐसे समय हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उन दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। और आपको बता दें साथियों कि सेन साहब जो है अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो है अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। मदन ड्राइवर के बीच विवाद क्यों हुआ? तो ऐसा ड्राइवर को लग रहा था कि मदन जो है ना वो गाड़ी को क्या कर रहा था, गंदा कर रहा था। मना करने पर सेन साहब की कार को छू रहा था, जो दोनों के बीच में विवाद का क्या था, कारण था। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब ने चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर, सेन साहब ने मदन की मां को क्यों हिदायत दी? तो सेन साहब ने मदन की मां को हिदायत दी कि मदन भविष्य में कार को न छुए, जैसी हरकत न करे।
और इस चीज को सीन साहब को देख करके उसकी माँ जो है ठिठक गई थी। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि जो कासू है और मदन की लड़ाई कैसी थी? तो कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन लोग जीतते हैं? ये क्वेश्चन काफी समझ लीजिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही क्यों जीतते हैं? पैसा में पावर है। समझ लीजिए कि पैसा क्या है? पावर है अपने आप में। पैसा में इतनी क्षमता है ना साथियों कि परिवार, समाज, रिश्तेदार हर जगह पे आपको रिस्पेक्ट देता है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल वाले इसलिए जीतते हैं कि बाकी लोगों को उनसे उम्मीद होती है कि कल के डेट में अगर वो कहीं फंसते हैं, महल वाले उनकी हेल्प कर देंगे। झोपड़ी वाले से आप क्या ही जो है उम्मीद कर सकते हैं? जो व्यक्ति इस वक्त का खा रहा है और शाम के बारे में सोच रहा है, क्या वो आपके कभी काम आ सकता है? लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमारे लिए कभी जरूरतमंद मतलब जरूरत हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति महल वाले का ही सपोर्ट करता है और इसलिए जीत किसकी होती है? महल वालों की होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कविताओं से हुआ था? तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का आरंभ जो है नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ था। तो इस तरह से हम लोग तमाम चीजों को कवर किए और अब अति ये लघु प्रिय प्रश्न है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।